हेलो डियो। आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं अपना जो लेक्चर 1 है ग्रामर के लिए, दैट वी आर गोइंग टू डू। और आई वांट कि आप लोग बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को समझें, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी देम wisely and thoroughly, only then you will be able to improve your language. तो आज की जो क्लास है वो हमारा लेक्चर 1 है ग्रामर के लिए। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है दैट इज लेक्चर 1 फॉर ग्रामर। अब लेक्चर 1 जो है हमारा ग्रामर का, उसके अंदर हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एकदम एडवांस से कराऊँ सारी की सारी चीज़ें, बिकॉज आई वांट कि जो भी स्टूडेंट है, चाहे उन्हें एक एवरेज नॉलेज है इंग्लिश की, या बहुत ही बेसिक नॉलेज है, या इवन ज़ीरो नॉलेज है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो चीज़ों को ग्रैब कर पाए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपको आती होगी, कोई चीज़ आपको नहीं आती होगी, बट मेक श्योर आप हर एक चीज़ के नोट्स ज़रूर क्रिएट करो। हर एक चीज़ के नोट्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मेरा ही मानना है, अगर आप ध्यान दोगे तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आप इस बात को समझो कि एक लैंग्वेज जो होती है, उस लैंग्वेज के अंदर हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। अब ये अल्फ़ाबेट कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है होता है कि भाई ए बी सी ये सब हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट इंग्लिश का पूरा जो है वो जेड तक होता है। सो मतलब यहाँ से ए से लेके जेड तक हमारे जो 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एक अल्फ़ाबेट कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए एक अल्फ़ाबेट है, बी एक अल्फ़ाबेट है, सी एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए से लेके जेड तक ओवरऑल हमारा ये एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, जिसको हम वर्णमाला भी कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट को ही हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर ए क्या होता है, बी क्या होता है, इंडिविजुअली अगर देखें तो ये क्या होता है? ठीक है, तो ये गाइस होते हैं हमारे लेटर्स। ठीक है, एक तो पत्र वाला लेटर होता है, वो नहीं, अक्षर। इनको हम क्या कहते हैं हिंदी में? अक्षर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इंडिविजुअली ये सारे लेटर्स होते हैं। तो हमारा पहला जो टर्म है यहाँ पे वो क्या आया? अल्फाबेट आया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा टर्म जो आया वो क्या आया? लेटर्स। तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे नंबर पे जो टर्म है हमारा वो होता है गाइस वर्ड। ठीक है, अब वर्ड क्या होता है? द क्वेश्चन इज वर्ड क्या है भाई, है ना? तो भाई जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ देंगे तो वो वर्ड कहलाता है। जैसे बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, वाई एक लेटर है, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया? बॉय बन गया। अब आप ये कहोगे सर क्या सी प्लस ओ प्लस एल, तो अगर हमने ये सी ओ एल बना दिया तो क्या ये भी वर्ड है? तो ऐसा नहीं है कि ये वर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसका एक मीनिंग नहीं है। जब हम लेटर्स को आपस में जोड़े और उसका एक मीनिंग निकलता है, दैट शुड बी अ मीनिंगफुल वर्ड, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड अ वर्ड। ठीक है, तो बॉय इज अ वर्ड बट दिस इज नॉट अ वर्ड। ठीक है, बॉय क्या है? हमारा वर्ड है, बट ये हमारा वर्ड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड क्या होता है। अब वर्ड के बाद गाइस हमारा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है सर? देखो, जब हम वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आई एम प्लस ए प्लस बॉय, आई एम अ बॉय, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? हमारा एक सेंटेंस होगा। अब नाउ द कंफ्यूजन इज कि सर आई क्या है? आई एक लेटर होगा या वर्ड होगा? क्योंकि भाई आई तो एक इंडिविजुअल लेटर भी है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही होगा, लेटर भी होगा और वर्ड भी होगा। लेटर इसलिए क्योंकि ये से लेके जेड के अल्फाबेट में एग्जिस्ट करता है, और वर्ड इसलिए क्योंकि आई का खुद का एक मीनिंग भी होता है। आई को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है आपको तो आप उसको नोट जरूर करेंगे। ठीक है, नोट अगर आप करोगे तो इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही ए, ये क्या है हमारा? ये हमारा लेटर भी है और वर्ड भी है। वर्ड इसलिए क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? एक, और ए हमारा क्या होता है? एक आर्टिकल भी होता है। क्या होता है भाई? ये एक हमारा आर्टिकल भी होता है। आर्टिकल में हमारे कौन से आर्टिकल्स आते हैं? ए एंड द, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी। ठीक है,
अब 5वें नंबर पे आता है हमारा सेंटेंस के बाद दोस्तों पैराग्राफ। ठीक है, सेंटेंस के बाद हमारा क्या आता है, पैराग्राफ आता है। अब पैराग्राफ क्या होता है, देखो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया लेटर, अब लेटर को जोड़ा तो वर्ड बना, वर्ड को जोड़ा तो सेंटेंस बना। अब सेंटेंस को जब आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो कोई पैसेज का क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन में आपने किया होगा अपने एग्जाम के अंदर, तो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, है ना। तो सेंटेंस को आपस में जोड़ के पैराग्राफ बनेगा, और पैराग्राफ को आपस में जोड़ के क्या बनता है, हमारा पैसेज बनता है। ये चीज ध्यान रखना, जब हम पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ देते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है, पैसेज बनता है। तो ये हमारे टर्म्स है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, तो वो ये वाली है, सेंटेंस वाली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें जो वर्क करना है सबसे ज्यादा वो सेंटेंस पे ही करना है। तो आई होप आप लोगों ने चीजें नोट कर ली होंगी। अगर आपने नोट नहीं की है तो पॉज करिए वीडियो को और एक बार चीजों को नोट कर लीजिए, जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो सारी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सेंटेंस पे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है भाई वो क्या है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों। सेंटेंस हमारा क्या होता है, अब सेंटेंस को तो हिंदी में क्या कहा जाता है, हमारा वाक्य। इस चीज को ध्यान रखना, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब सेंटेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, मैं उस तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि सेंटेंस जो है वो किस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, सेंटेंस के गाइस दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एक्शन और दूसरा पार्ट होता है नॉन एक्शन। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और हमारा जो कोर्स है स्पीकिंग बेस्ड कोर्स है, और स्पीकिंग के अंदर किस तरीके से कराया जाएगा वो एक अलग तरीका है। ठीक है, हम प्योर ग्रामर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्रामर हम नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग ग्रामर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग, कि हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो एक्शन क्या होता है दोस्तों, एक्शन वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई वर्क होता है। अब नॉन एक्शन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कोई वर्क नहीं होता। अब एक्शन से क्या आप समझ रहे हो, एक्शन मतलब कोई भी चीज जो गति में है, जो काम हो रहा है। और नॉन एक्शन मतलब नो एक्शन, नॉन एक्शन नो एक्शन मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन कई सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि आई एम सिटिंग, ठीक है, अब स्टूडेंट ये कहेगा कि सर आई एम सिटिंग, इसमें मैं कोई काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो खाली बैठा हूँ, तो इट शुड बी नॉन एक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट गलत हो जाता है। अब गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नॉन एक्शन नहीं है बल्कि ये एक्शन है। अब सिटिंग, सिटिंग क्या है, एक वर्ब है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आएगी तो वो सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन होगा। इस चीज को ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, नॉन सॉरी एक्शन होगा। और जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं आएगी वो क्या होगा, नॉन एक्शन होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में वर्ब आएगी वो एक्शन होगा, और जिस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आएगी वो नॉन एक्शन होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये बात नहीं पता कि सर वर्ब क्या होती है, तो वर्ब का मेरा एक पूरा टॉपिक है जो मैं कराऊंगा ग्रामर के अंदर, लेकिन अभी मैं बेसिकली बता देता हूँ, शॉर्टली बता देता हूँ। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों क्रिया। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, क्रिया कहते हैं। क्रिया को और मैं डिफाइन कर सकता हूँ, कार्य, कोई भी काम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, हिंदी में तो मैं बोल ही देता हूँ। जैसे मैंने बोला खाना, उठना, बैठना, सोना, पीना, जाना, नहाना, ये सब। ठीक है, जैसे टेक, टेक मतलब होता है लेना। ठीक है, ऐसे गिव, गिव मतलब देना, और ईट, ईट मतलब खाना। ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं, फिर क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये सब तो मैं बताऊंगा ही, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन अभी वर्ब की बेसिक एक्सप्लेनेशन मेरे को बतानी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और अब एक्शन आपको समझ में आ गया, जिस सेंटेंस में वर्ब आएगी वो एक्शन है, और जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं आएगी वो नॉन एक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, ठीक है, वो आपको देखने हैं और आपको बताना है, आपको गेस करना है कि कौन सा सेंटेंस एक्शन है और कौन सा नॉन एक्शन है। ठीक है, पहले नंबर पे है ही इज अ बॉय। सेकंड नंबर पे है वी हैव डन वर्क। थर्ड, I have a work. Fourth is you do not know
me. Fifth is he is not doing work. And sixth is we do not have time. ठीक है, अब ये 6 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए हैं, तो आप जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आप ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस एक्शन है और कौन सा नॉन एक्शन है। जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर मैं आंसर डिस्क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिए होंगे। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ कि क्या है आंसर। ठीक है, सबसे पहले है दोस्तों ही इज अ बॉय। अब ही इज अ बॉय, यहाँ पे आप देखो इज क्या है हमारा, इज है दोस्तों हमारा हेल्पिंग वर्ब। मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब एक्शन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो कि जब मैं एक्शन की बात करता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एक्शन नहीं बनाता सेंटेंस को। अब अ डिटर्मिनर या आर्टिकल कह सकते हैं, बॉय नाउन है, ही प्रोनाउन है, तो कोई वर्ब नहीं आ रही इस सेंटेंस के अंदर। अब अगर किसी को नहीं पता सर प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, देखो ये सारे सेपरेट टॉपिक्स आएंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, आपको पता है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं ये टॉपिक्स कराऊंगा, बट अभी जितना समझ में आ रहा है आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये हमारा क्या होगा दोस्तों, नॉन एक्शन होगा। नॉन एक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, तो कंग्रेचुलेशन, जिसका सही है। ठीक है, वी हैव डन वर्क। अब वी हैव डन वर्क में देखो डन आ रहा है, डन क्या है आपकी थर्ड फॉर्म है, V3। वर्ब की फॉर्म्स होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, एक्शन है, क्योंकि इसमें वर्ब आ रही है। वी हैव डन वर्क मतलब हमने काम कर लिया है। अगला है आई हैव अ वर्क। अब देखो ये वर्क लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्क जो है यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, नाउन है। इस चीज को ध्यान रखना, वर्क हमारी वर्ब भी होती है और वर्क हमारा नाउन भी होता है। अब पता कैसे चलेगा कि वर्क क्या है, नाउन क्या है, तो ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। आप देखो सेंटेंस के लास्ट में ज्यादातर ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो वर्क हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है। आई हैव अ वर्क मतलब मुझे कोई काम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, अभी अभी फिलहाल के लिए ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस होगा भाई नॉन एक्शन। ठीक है, अब यू डू नॉट नो मी, तो नो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो जब हम वर्ब आएगी तो दैट विल बी एक्शन। अब आप कहोगे सर यू डू नॉट नो मी, तो इसमें नॉट भी तो आ रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो नहीं मतलब कि काम नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। नॉट का मतलब ये नहीं होता कि काम नहीं हो रहा है या फिर ये सेंटेंस नॉन एक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्योरली यही देखना है कि वर्ब आ रही है या नहीं आ रही, डजंट मैटर द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नो इज अ वर्ब, इट मींस दैट इज अ वर्ब, तो ये एक्शन होगा आपका। ठीक है, दिस सेंटेंस इज एक्शन। अब ही इज नॉट डूइंग वर्क, सेम नॉट आ रहा है, लेकिन हमें वो नॉट नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इसके अंदर वर्ब आ रही है या नहीं आ रही है। तो डूइंग इज अ वर्ब, डूइंग क्या है आपका, वर्ब है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, एक्शन है। और वी डू नॉट हैव टाइम, तो वी डू नॉट हैव टाइम के अंदर कोई भी वर्ब नहीं आ रही है। आप कहोगे सर डू, यहाँ पे वर्ब तो वर्ब हो सकती है, डन जैसे थर्ड फॉर्म थी, लेकिन ये डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है और वर्ब भी होता है। इंग्लिश देखो थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, कई सारे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब भी हैं, नाउन भी हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है उससे आप देखते हो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद आती है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हो कि यार यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है। अगर किसी को बेसिक चीजें नहीं पता तो वो इस तरीके से गेस कर सकता है, और आप इसे नोट भी कर सकते हो। वी डू नॉट हैव टाइम, तो दिस विल बी नॉन एक्शन। समझ में आया? तो ये यहाँ पे मैंने सारी की सारी बातें बताई हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर मैंने मेनली आप लोगों को यही बताया है कि सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्शन होता है और एक नॉन एक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, बस इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप सेंटेंसेस भी लिख सकते हो कि भाई कौन से सेंटेंसेस एक्शन है, कौन से नॉन एक्शन है, और उनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एक्शन के एग्जाम्पल लिख सकते हो, नॉन एक्शन के एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे दोस्तों क्या होगी, अगर आप चाहते हो कि मेरी भाई इंप्रूवमेंट हो, अच्छे तरीके से मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊं, तो आपको एक्टिवली क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है उस लाइव क्लासेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो हमारी ग्रामर क्लास चल रही है उसमें एक एक चीज को नोट करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों की। आप ग्रेजुअली चीजों को सीखते हो। अगर इफ यू आर थिंकिंग कि यार आज मैंने कोर्स ज्वाइन किया है और अगले 5 से 10 दिन के अंदर मुझे इंग्लिश आ जाए, अगले दिन ही इंग्लिश आ जाए, तो ऐसा नहीं होता यार। ठीक है, इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज में समय लगता है। ठीक है,
किसी किसी चीज की जो मर्ज की दवा होती है वो समय होता है, समय के साथ साथ जो भाव है वो भरते हैं। इसी तरीके से जो लैंग्वेज है, यू नीड टाइम फॉर लैंग्वेज एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना ज्यादा सीखोगे। तो आज की क्लास आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज हमारा गाइस लेक्चर 1 है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, और लेक्चर 2 भी ग्रामर का जल्दी ही आएगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप जो हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस की क्लासेस है लाइव वाली, वो जरूर ज्वाइन करते रहें।